हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद जास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और HR एनालिटिक्स का वीडियोस लेकर आ गया हूं। 4th यूनिट है और आज ही कोशिश है कि इसकी 5th यूनिट भी आज ही कंप्लीट करा दें। HR के सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो फाइनेंस, IT, मार्केटिंग, IB वाले नाराज है। मैं आप सबकी नाराजगी समझ सकता हूँ। एग्जाम का टाइम है, जल्द से जल्द इनके IT के, फाइनेंस के, IB के सब के वीडियोज में अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और एग्जाम से पहले मेरी पूरी आशा है कि सारे वीडियोस आप तक डिलीवर हो जाएं विद अंतिम प्रहार। इस बार मैं अंतिम प्रहार भी एग्जाम से पहले डिलीवर करने की पूरी मेरी कोशिश चल रही है। तो चलिए, इधर उधर की बातें नहीं, 4th यूनिट की बातें, 4th सेम का अपना सब्जेक्ट चल रहा है HR एनालिटिक्स का। जल्दी से देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक, अच्छा 4th और 5th बहुत ही अच्छी यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसमें से 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 मतलब कि बड़े जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2-3 ही बनते हैं, बाकी छोटे तो बहुत सारे हैं। 4th टॉपिक में 4th यूनिट का पहला टॉपिक अपन ने सामने निकल कर आता है, वो कह रहा है मॉनिटरिंग इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, ट्रैकिंग इंपैक्ट इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करने से होता है, मतलब कि काम में इंटरफेयर करने होता है। मतलब कि यहाँ पर जो यूनिट है, यहाँ पर अपन कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं कि जब हम कंट्रोल करते हैं किसी भी एक्टिविटी को तो इसका क्या इम्पैक्ट आया। सपोज पहले टॉप मैनेजमेंट था और लोअर मैनेजमेंट था, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली लोअर मैनेजमेंट को कोई टास्क देता था, टास्क कंप्लीट होती थी। अब बीच में हमने मिडिल मैनेजमेंट रख दिया, ठीक है, एक मिडिल मैनेजमेंट रख दिया। तो इसके रखने से क्या इम्पैक्ट आया? क्या कॉस्ट बढ़ी? कि कॉस्ट कम हो गई? कॉस्ट तो बड़ी होगी, लेकिन प्रोडक्शन कितना बढ़ा, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, कितना इनके डिसिप्लिन बढ़ा, कौन सा एब्सेंटिज्म कम हुआ, ये सारी की सारी चीजें अपन बोलते हैं इंटरवेंशन ट्रैकिंग। यानी कि जब भी कोई एक्टिविटी में अगर कंट्रोल बढ़ा दिया जाता है, कंट्रोल की एक्टिविटी बढ़ा दी जाती है, तो अपन मॉनिटरिंग की एक्टिविटी बढ़ा दी जाती है, तो इससे क्या इंपैक्ट आता है, इसको इंटरवेंशन ट्रैकिंग बोलते हैं। इतनी सी बात याद हो गई। अब बुकिश क्या कह रहा है? मॉनिटरिंग इज द फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन। अब मॉनिटरिंग क्या है? एक फॉर्म है इवोल्यूशन की, एक फॉर्म है इवोल्यूशन की फॉर असेसमेंट थ्रू अनलाइक आउटकम इम्पैक्ट इवोल्यूशन। इट टेक्स place shortly after an intervention has begun, throughout that the course of intervention, midway through the intervention। यानी कि मॉनिटरिंग थ्रू आउट चलती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। काम जब तक चलता रहता है तब तक कंट्रोल करते रहते हैं। काम खत्म होने पे कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है, सेल्फ खत्म हो जाती है। जैसे कि प्लानिंग है, वो भी प्रोडक्ट के साथ एंड में फॉलोअप होगा, लेकिन कंट्रोल कब खत्म हो जाएगा? जब प्रोसेस एंड हो जाएगी। जैसे ही प्रोसेस एंड हो गई, उसमें कंट्रोल करने के लिए कुछ रहा नहीं, फिर उस पर विचार विमर्श करने के लिए, फॉलोअप रहने के लिए रहा। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो कोच जो रह रहा है, कैप्टन जो रह रहा है, वो अपने खिलाड़ियों को इधर उधर करता रहेगा, लेकिन जैसे ही 2020 का मैच खत्म हुआ, लास्ट बॉल हो गई, उसके बाद तो फॉलो अप ही रहता है कि हम क्यों हारे या क्यों जीते, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको मॉनिटरिंग कब तक प्रोसेस चलती है? लास्ट प्रोसेस कंप्लीट होने तक। केवल इतना अपन को याद रखना है, ठीक है। मतलब 3 टाइम में चलेगी, प्री, मिड और पोस्ट। पोस्ट यानी कि प्रोसेस एंड होने तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटरिंग अलाउज टू प्रोग्राम। मॉनिटरिंग क्या क्या हेल्प करता है प्रोग्राम्स की? मॉनिटरिंग हेल्प करता है कोई अगर करेक्टिव एक्शन लेना हो अपन को, ठीक है, सही एक्टिविटीज बतानी हो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो। सिंपल है, अगर मैं कहीं की मॉनिटरिंग कर रहा हूं, कोई एक्टिविटी की मॉनिटरिंग कर रहा हूं, तो वो क्या हेल्प करेगा? सिंपल है कि मैं वहां पर एक्टिविटी कर रहा हूं तो कोई करेक्टिव एक्शन लेना होगा तो हेल्प होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी तो हेल्प होगी। और इसके अलावा क्या हेल्प हो सकती है? इसके अलावा हेल्प हो सकती है जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो मैं बता दूं, यानी करेक्टिव एक्शन की ही पॉइंट को रिपीट किया गया। यानी कि मैंने कहा था ना, बहुत इजी यूनिट है, इससे इजी यूनिट नहीं है HR एनालिटिक्स में। 4th यूनिट इज द मोस्ट इजी यूनिट, ठीक है। इंपैक्ट इवोल्यूशन। अब इंपैक्ट इवोल्यूशन क्या है कि अपन ने जो इवोल्यूशन करा है, अपन ने जो जांच करी है, अपन ने जो पता लगाया है कि मिस्टर पिंटू जो हैं इनकी प्रोडक्टिविटी लो है, ये अपने वर्क को सीरियसली नहीं कर रहे हैं। रीजन
कि ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं, है ना, काम के समय में ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं तो अपने वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इवोल्यूशन करा, जब ये इवोल्यूशन करा तो इसका क्या रिजल्ट निकला और इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, इसी को इंपैक्ट इवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो मैंने मॉनिटरिंग करी, जो मैंने कंट्रोल करा किसी भी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी से, इससे जो बेनिफिट हुआ या जो लॉस हुआ कंपनी को, उसके बारे में बात करना, उसकी रिपोर्ट राइटिंग करना ही इंपैक्ट इवोल्यूशन है। क्लियर हो गया? इंपैक्ट इवोल्यूशन असेस द चेंज दैट कैन बी attributed to a particular intervention such as project, program, policy, both the intended ones। यानी कि इवोल्यूशन के दौरान क्या कर रहे हैं अपन, इंटरवेंशन कर रहे हैं। इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये नहीं वो करना है, वो नहीं ये करना है, यही इंटरवेंशन है। क्या है? हस्तक्षेप करना। आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं कार सीखने के लिए गया, अरे साहब ऐसे नहीं ऐसे करना है, गियर पीछे की तरफ आएगा रिवर्स जाएगा, थोड़ा सा उठा के करिए, इस तरफ करिए, तो अपन इंटरवेंशन का क्या मतलब है कि बार बार आपको एक्टिविटी में वो हस्तक्षेप कर रहा है। अगर आप कहीं रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है सुपरवाइजर अपने जूनियर्स को, तो वही इंटरवेंशन है। अब इसका इंपैक्ट आप जज कर रहे हो तो आप क्या चेक करोगे कि जो प्रोग्राम है वो मोस्ट करेक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर है? मीन्स ये डिपेंड करेगा आपके सुपरवाइजर के ऊपर कि वो कितना फ्रूटफुल इंटरवेंशन कर सका है। ठीक है? अब इंटरवेंशन से क्या होता है कि स्ट्रेस जनरेट होता है और स्ट्रेस से अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है? इंटरवेंशन से कम क्वेश्चन आता है। एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन कहां से मिलता है कि हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस, व्हाट आर द मैनेजमेंट पॉलिसीज टू ओवरकम द स्ट्रेस, व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर स्ट्रेस। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एकेटीयू में बार बार देखने को मिलते हैं। अब ये स्ट्रेस लेवल क्या है? इवेल्युएट करना स्ट्रेस लेवल, यानी कि वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस लेवल होते हैं, 2, 3, 5, 7, तो अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग दे रखे हैं। पर बुक क्या कह रही है? बुक ये कह रही है कि जब हम स्ट्रेस लेवल की बात करते हैं तो उससे पहले हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना होगा और ये सीखना होगा कि स्ट्रेस के कॉजेस क्या है और स्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या है। स्ट्रेस लेवल का मतलब कि फर्स्ट एंजाइटी आती है, फर्स्ट स्टेज आप कह सकते हो एंजाइटी आती है, यानी घबराहट हो जाती है। जैसे कि है ना, जैसे कि क्या, महेंद्र सिंह धोनी और आखिरी ओवर है, बॉलिंग करने से पहले बॉलर को क्या होती है, एंजाइटी हो जाती है कि भाई इसको बॉलिंग कहाँ करें, वो यॉर्कर मारने की जगह फुल टॉस फेंक देता है। तो यही क्या कहलाती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब इसी के अंदर अपन स्ट्रेस की बात करेंगे, इसी एंजाइटी की बात करेंगे और इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट रूल है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर अपन को देखने को मिलता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूं तो कौन सी रिमूवल की स्ट्रेटेजी है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, रिमूव द स्ट्रेसर। जिस कारण से स्ट्रेस हो रहा है सबसे पहले एम्प्लॉय को वो वाली चीज अपन को रिमूव कर देनी चाहिए। सेकंड, विड्रॉ कर देनी चाहिए। रिमूव और विड्रॉ दोनों सिमिलर पॉइंट ही है। थर्ड, चेंज द स्ट्रेस परसेप्शन। चेंज द स्ट्रेस परसेप्शन। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं यहां पर। जब हम वर्ल्ड कप जीत कर आए थे गावस्कर जी के टाइम में, तब इंडिया की टीम बहुत काफ़ी खुश थी और फिर वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के सामने यहाँ पर मैच रखा गया और एक बायलैटरल सीरीज रखी गई। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम इंडिया आई और यहाँ खेलने लगी और इंडिया को बहुत बुरी शान से हरा रही थी, तब मोटिवेशन का एक सेमिनार हुआ था। तब ये कहा गया था हमारे खिलाड़ियों को कि अगर वेस्ट इंडीज टीम के पास बेस्ट बॉलर हैं तो हमारे पास भी बेस्ट बैट्समैन हैं जो गावस्कर साहब थे। तो आपको परसेप्शन चेंज करना होता है। कितनी बार जो एम्प्लॉय होते हैं उनको स्ट्रेस इस बात से होता है कि वो दे आर अंडर परफॉर्मेंस, तो उनको स्ट्रेस का परफॉर्मेंस चेंज करना होता है और कंट्रोल करना होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर वहां पे घबरा जाएगा तब भी उसमें क्या प्रॉब्लम ना आए। आप हो सकता है कि इसमें आप मेडिकल कोई उसको किट अवेलेबल करा के रखो, कोई सेफ्टी किट अवेलेबल करा के रखो, क्योंकि जैसे कि अगर नॉर्मल आपको रोड पे चलना है तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वहीं पे 50 मंजिल की 50 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर चलना है आपको तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपके पाँव हिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे अपन कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, सेफ्टी किट प्रोवाइड करा रहे हैं और रिसीव सोशल सपोर्ट। आपको उसको काउंसलिंग करने की जरूरत है। बेसिकली ये थिंग्स पहले होती नहीं थी इंडिया के अंदर। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारे यहाँ पर स्ट्रेस का एक अलग ही फिनोमिना था, कोई काम को लेकर परेशान नहीं होता था। लेकिन जब से हमने वेस्टर्न
कल्चर अडॉप्ट किया है, तब से मैं कह रहा हूं कि आज भी एजुकेशन सिस्टम इसमें है कि 10 आउट ऑफ 6 to 7 स्टूडेंट, मैं और ये दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी क्लास में ही पूछ लीजिएगा, 10 में से 7 बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं अपनी स्टडी को लेके। 3 बड़े मस्त हरफन मौला रहते हैं, उनके रिजल्ट भी ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन 10 में से 7 बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। भले वो कितनी मस्ती कर रहे हो, कितना ही आउटिंग कर रहे हो, वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो उसका स्ट्रेस का कारण केवल हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो यहीं पे वो स्ट्रेटेजीज बताइए मैनेजमेंट की कि कैसे आप मैनेजमेंट अपना स्ट्रेस लो कर सकता है। पहला, रीजन विड्रॉ कर दो, उसका परसेप्शन चेंज करो, उसकी काउंसलिंग करो। ये 3 मोटे मोटे रीजन है और इसी को बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब मेन जो कॉजेज हैं, जो अपना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है, वो ये बनने वाला है। और ये बहुत बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा है कि किन कारणों से स्ट्रेस होता है, व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर स्ट्रेस इन एम्प्लॉय। पहला, कैरियर कंसर्न। बहुत सारे, हर एम्प्लॉय कैरियर कंसर्न होता है। वो ये सोचता है कि ये करियर उसको कहाँ तक ले जाएगा, उसकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रोल एम्बिग्विटी। रोल एम्बिग्विटी का मतलब कि वो उनको पता नहीं होता उनको करना क्या है, दुविधा में जब रहता है तब स्ट्रेस हो जाता है ना। नेक्स्ट है रोटेशन वर्क शिफ्ट। कितनी बार हमने देखा है कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स को पसंद नहीं होती, स्टाफ्स को पसंद नहीं होती, जिसके कारण कभी 10 दिन उनको मॉर्निंग करनी है, माइंडसेट फिक्स्ड हुआ, फिर 15 दिन इवनिंग, फिर 15 दिन नाइट, तो वर्क शिफ्ट के कारण भी उनको स्ट्रेस हो जाता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, मुझे कम रखा उसको ज़्यादा रखा। ऑक्यूपेशनल डिमांड, ठीक है, कोई डिमांड आ रही है उनकी, लेक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कब कुछ नहीं होगा। वर्क ओवरलोड हो जाएगा, वर्क अंडरलोड होने के कारण भी, सर हमें कोई कुछ काम नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के कारण भी स्ट्रेस हो जाता है। एन नंबर्स ऑफ रीजन, ये आप सब याद भी कर सकते हो और ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, यानी बना भी सकते हो। स्ट्रेस क्यों होगा? जब काम ज़्यादा मिलेगा, काम रोटेशन में मिलेगा, सैलरी कम मिलेगी, वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा, वर्कलोड कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ठीक तरीके से बर्ताव नहीं करेगा, कलीग्स ठीक तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे, बिहेवियरल चेंज होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगी, ठीक है, या रोल के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, या मेरे को करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही होगी। फाइनेंशियल मोटिव भी एक कॉजेस रहता है, यहाँ पे फाइनेंस मिसिंग है, आप याद करके जाइएगा। फाइनेंस भी एक मेजर रीज़न रहता है स्ट्रेस का, और आजकल तो सबसे ज़्यादा रीज़न यही है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रेस के एक तो कॉजेज आएंगे और उसके साथ ही उसके सॉल्यूशंस आएंगे। सबसे सिंपल सॉल्यूशन है मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज, यही सॉल्यूशन है। मेडिटेशन भी है, रेगुलर मेडिटेशन, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। बैलेंस डाइट हो गया, फोकस थिंकिंग हो गया, गुस्से पे काबू रखना, कंट्रोल एंगर, डिप्रेशन को मैप करना और मैनेज करना, ठीक है। काम रहना, हमेशा काम के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और हार्मोनी रखना खुद के अंदर भी और दूसरों के साथ भी। इसलिए हार्मोनी टू सेल्फ एंड अदर्स, ये टॉपिक भी है और सब्जेक्ट भी है। मतलब सिंपल कि तनाव से कैसे निपटें, एक कारण और उसके निवारण, कारण और निवारण, यानी कि हाउ टू, व्हाट आर द मेजर कॉजेज फॉर स्ट्रेस एंड हाउ वी ओवरकम देम। तो सिंपल से पॉइंट है, सिंपल सी बातें हैं, कोई इसके अंदर आप दोनों ही चीजें ड्रॉ कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। नेक्स्ट है वैल्यू चेंज। वैल्यू चेंज क्या होता है? वैल्यू चेंज के वैसे 3-4 टॉपिक हैं। वैल्यू चेंज का एक 3-4 चीजें मतलब अलग अलग निकलते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं तो इसमें वैल्यू चेंज क्या होती है, एक अलग शेयर की वैल्यू चेंज के बारे में आती है। लेकिन अगर मैं HR एनालिटिक्स की बात करता हूं तो यहां पर वैल्यू चेंज होगी कि प्रोजेक्ट A चल रहा था, कोई प्रोजेक्ट A चल रहा था, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मेथड से, ठीक है, ये मेथड मान लेते हैं। अब हमने कोई प्रोजेक्ट B स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट A की जगह प्रोजेक्ट B स्टार्ट कर दिया और इसका मेथड कोई डिफरेंट कर दिया, तो ये होता है वैल्यू चेंज, ये होता है चेंज, बेसिकली ये होता है चेंज। लेकिन जब ये चेंज कुछ एड ऑन करके जाता है तो इसको वैल्यू चेंज बोलते हैं। जैसे सपोज पहले टाइपराइटर चल रहे थे, अब कंप्यूटर आ गए, सेम वर्क किया जा रहा है लेकिन अब कंप्यूटर के बेस पे किया जा रहा है। पहले हैंडमेड थी, आपकी चरखा चलाई जाती थी, अब मशीन आ गई है, तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज जब इसमें एड ऑन जब होता है तो इसको वैल्यू चेंज बोलते हैं। अब यहां पर अनकंफर्टेबल क्रिएशन करता है, अनकंफर्टेबल करता है। हमेशा परिवर्तन दुखदाई होता है जब तक वो हो न जाए, याद रखना ये बात। परिवर्तन हमेशा दुखदाई होता है जब तक वो हो न जाए, और होने के बाद हमें लगता है कि ये जो हुआ है वो बढ़िया हुआ है। जब भी चेंज होगा आपके डेली रूटीन के अंदर, आपकी वर्क कल्चर के अंदर, आपके माइंडसेट के अंदर, आपकी थिंग्स के अंदर, आपकी हैबिट के अंदर,
किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो अपन को लगता है कि ये कुछ अलग हो रहा है, इसमें अच्छा नहीं, लेकिन जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो अपन को लगता है नहीं, जो हुआ है वो ज़्यादा बढ़िया हुआ है। और कंपनीज के अंदर ये अधिकतर देखने को मिलता है, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी जाती है, न्यू ट्रेनिंग दी जाती है, तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, उसको रिसिस्ट करते हैं, सर ये हमको नहीं सीखनी, हमारा काम इससे चल रहा है। लेकिन जब वो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तब उनको लगता है नहीं, ये ज़्यादा फ्रूटफुल थी। जैसे कि अभी स्टार्टिंग एज एरा के अंदर चैट जीपीटी था, तब लोगों काफ़ी उससे रिसिस्ट करा कि नहीं एआई नहीं होना चाहिए। अब जब एआई का फ्रूटफुलनेस निकल कर आ रही है तब लग रहा है कि नहीं, अब तक तो हमको कुछ आ ही नहीं रहा था, अब तक तो हम काफ़ी परेशान हो रहे थे, ठीक है, अब हमको नई चीज़ें सीखनी है, तो दैट इज़ वैल्यू चेंज। इतना ही याद रखना। जब शेयर मार्केट में मैं जाता हूँ, इसमें जब शेयर मार्केट में जाता हूँ तो स्टॉक की वैल्यूएशन जो बढ़ती है उसको वैल्यू चेंज बोलते हैं, जो एम्प्लॉयर स्टेक होल्डर्स पे फर्क देती है। बुक के अंदर दोनों डेफिनेशंस मिल सकती है आपको, और अधिकतर तो स्टॉक वाली मिलेगी, लेकिन अपनी ये वाली ज़्यादा सही है क्योंकि अपन प्रैक्टिकल स्टॉक का अपने फाइनेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब फॉर्मुलेटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। अब द फर्स्ट स्टेज ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है कि हम कभी भी जब डिसीजन लेते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, कोई थिंग करते हैं, तो एविडेंस बेस्ड होती है। यानी कि हम जब एचआर एनालिटिक्स में जब कोई डिसीजन लिया जा रहा है मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है, जब कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो किसके बेस्ड हो? डेटा के बेस्ड हो। विदाउट डेटा वो डिसीजन ना हो, यही एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग, एविडेंस बेस्ड आपका इंटरवेंशन, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट, यही सारी चीज़ें कहलाती है। इसमें पिको करके एक एक्रोनॉमी चलती है। पिको क्या है? पॉपुलेशन है, प्रॉब्लम है, इंटरवेंशन है, कंपैरिजन है और आउटकम है। अब देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या सारी चीज़ें हैं। पिको क्या है और बार बार आती है ये, ठीक है। विच प्रॉब्लम डिसीज, ठीक है, हाउ द प्रॉब्लम इज ट्रीटेड, एंड कंपैरिजन पहले कैसे यूज़ किया गया था और आउटकम क्या है। यानी कि जब भी मैं रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या प्रैक्टिस यूज़ कर रहा हूँ, तो पिको फॉर्मुलेट किया जाता है। अब पिको क्या है? सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद इंटरवेंशन की कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा, उसको कंपेयर भी किया जाएगा कि पहले कौन सी करी गई थी और अब मुझे कौन सी करनी है, और फिर आउटकम आ जाता है। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि पता चला हमको कि कंपनी में प्रोडक्शन 20 यूनिट्स लो हो रहा है, तो मैं पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, अब उसमें इंटरवेंशन करने के लिए क्या मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, सुपरवाइजर को बोलूँगा, एक मेल जाएगा, या मिस्टर पिंटू को बताया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग करवानी होगी, क्या है इंटरवेंशन का टूल्स एंड टेक्निक। फिर कंपेयर किया जाएगा, पहले कभी ऐसा हुआ था तब हमने क्या रेक्टिफाई के एक्शन लिए थे, दैट इज कंपैरिजन, देन आउटकम, उसका हमने रेक्टिफाई एक्शन लिया, इंटरवेंशन करा और क्या आउटकम रहा। इसी को पिको बोला जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक भी बोल सकते हो आप इंटरवेंशन की टेक्निक भी बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की टेक्निक भी बोल सकते हो। 3-4 चीजें हैं, पिको पिको करके बार बार। तो यहाँ पर मेडिटेशन की प्रोसेस है। मेडिटेशन की प्रोसेस का मतलब जब कोई कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो जाता है, कब कोई, तो दो पार्टीज के बीच में कोई इवोल्यूशन करेगा, दो पार्टीज के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करेगा, इसी को कहते हैं मेडिटेशन प्रोसेस। ये क्या होती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग करी जाती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले पॉइंट्स के अंदर अपन ने बहुत बार पढ़ रखा है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। अभी इसके नोट्स जल्दी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे वहां से। और मेडिटेशन 2 तरीके से होता है, एक तो आप खुद कर लें, एक थर्ड पार्टी से करा लें। बस ये सिंपल से फैसिलिटेट करा लेते हैं, यानी आर्बिट्रेचर आ जाता है, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो फैसिलिटेट मेडिटेशन होता है। यानी कि 2 पार्टीज के बीच में, मिस्टर पिंटू और चिंटू में झगड़ा हो गया, पिंटू और चिंटू में झगड़ा हो गया, तो या तो मैनेजमेंट खुद सुधार ले तो वो सेकंड प्रोसेस हो गई, और अगर थर्ड पार्टी पिंटू के पिताजी को बुलाया जाए, चिंटू की माताजी को बुलाया जाए और झगड़ा सुलझा दिया जाए, तो वो क्या हो गया? फैसिलिटेट मेडिटेशन। सिंपल है ना, कहाँ दिक्कत है? देखो बहुत इजी टॉपिक है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मॉडरेशन एंड इंटरेक्शन एनालिसिस। अब मॉडरेशन रिफर्स टू अ चेंज दैट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं। देखो लास्ट टॉपिक है और काफी अच्छे से समझाता हूं। मॉडरेशन का मतलब ये होता है 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के रूल्स, कंपेरेटिवली प्राइस पॉलिसीज। डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे इंटरनल होते हैं, ठीक है, ये हमारे इंटरनल होते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सटर्नल होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इनके बीच में जब हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, मॉडरेशन रिफर्स टू द चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। जब चेक कर रहे हैं और उनमें कुछ चेंज होता है तो उसको मॉडरेशन बोलते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी, इससे हमारी लेबर लॉस में कुछ चेंज आया, इसमें हमारे एम्प्लॉयज में कुछ चेंज आया, इसमें हमारी सैलरी में कुछ चेंज आया, दैट इज कॉल्ड ए मॉडरेशन। क्लियर है ना? मॉडरेशन एनालिसिस एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सटर्नल है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटरनल है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि आपको सैलरी मिनिमम इतनी देनी होगी, तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए या कम कर दिए हमने, ये हमारी बात हुई, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हुए, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हुई। क्लियर हो गया? इन दोनों के रिलेशनशिप को ही क्या बोलते हैं? मॉडरेशन। मतलब चेंज के इंपैक्ट, इसके रिलेशनशिप को चेक करने को ही मॉडरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? कहीं कोई डाउट नहीं है? बहुत जल्दी से अपन ने 4th यूनिट निपटा दी, बहुत आसान यूनिट है। जल्दी 5th यूनिट पे आता हूं और आज ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।